अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्यों? ध्यान से समझे। प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्यों? तो हम बोलेंगे कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली प्रकाश के किरणों का यह प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। नहीं जी, चूंकि सूरज बाबा अनंत दूरी पर स्थित हैं, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर अभिसरित होगी, फोकस पर मिलेगी। चूंकि सूर्य के प्रकाश में विकिरण ऊर्जा होता है। कौन ऊर्जा? इसलिए अवतल दर्पण के फोकस पर विकिरण ऊर्जा का मान बढ़ेगा और सोलर कुकर में रखा हुआ खाद्य पदार्थ बहुत आसानी से पक जाएगा। इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता? एक टेक्निकल बात बोल देंगे। चूंकि सूर्य हमसे अनंत दूरी पर स्थित है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश ऊर्जा अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर अभिसरित होगी या मिलेगी, जिससे फोकस पर विकिरण ऊर्जा का मान और सोलर कुकर में रखा खाद्य पदार्थ आसानी से। इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है क्यों? हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों? अब सुनिए, चूंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु P और F के बीच में होता है, तो इस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब सैलून में कुर्सी को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो इस पर बैठने वाले आदमी का बाल, दाढ़ी, मोछ, चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे हजामत बनाने में सुविधा हो जाती है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? एक बार आऊ बोलेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। तो बोलेंगे हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। जब सैलून में कुर्सी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होता है, तो इस पर बैठने वाला व्यक्ति का चेहरा, नाक, गाल, मुंह, बाल, मोछ, दाढ़ी सब बड़ा बड़ा दिखाई देता है। इस गुण के कारण हजामत बनाने में सुविधा हो जाती है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता। उत्तल दर्पण को सबसे पहले हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण परावर्तन के बाद प्रकाश के किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को तो उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को फैलाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? दर्पण यही ना है जी।
उत्तल दर्पण पर तनी विचार करो तो उत्तल दर्पण एकदम कर्व है, तो इसका परावर्तक सतह में बहुत उभार है, और परावर्तक सतह में उभार होने के कारण इसका जो दृष्टि क्षेत्र है काफी बड़ा है। दृष्टि क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण इधर से भी प्रकाश के किरणें जाएगी, यानी कोई वस्तु इधर है तो इसका भी प्रतिबिंब बना लेगा, और इधर भी कोई वस्तु है तो इसका भी प्रतिबिंब बना लेगा। दृष्टि क्षेत्र इसका इतना विस्तृत है, और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण जो भी वस्तु इस उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र में आता है उन सभी का उत्तल दर्पण छोटा, सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब बना लेता है। इस वजह से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ियों के साइड मिरर में। किसमें करते हैं? गाड़ियों के साइड मिरर में। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा पक्ष दृश्य दर्पण। पक्ष दृश्य दर्पण में। किसमें जी? गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक बात जरा समझो, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के क्षेत्र में आने वाला जो भी वस्तु होगा, कुत्ता, बिलाई, सियार, भलार, जे रहेगा, छोटा गो गाड़ी, बड़ा गो गाड़ी, जे रहेगा, आरी बारी रहे चाहे जे रहे, नहीं, उस सब का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण इसमें कैसा बनेगा? छोटा, सीधा और काला। अब ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे, इसके बगल में साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा हुआ है, और इसके दृष्टि क्षेत्र में जो भी वस्तुएं पीछे की ओर से दिखाई देगी उस सब का इमेज बन जाएगा। अब ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे, होने से मारा भो, तो ड्राइवर साहब देख लिए कि अच्छा पोपिया रहा है तू ही, गाड़ी तनिसा मोड़ लिए, अब पीछे वाले को साइड मिल गया। समझ रहे बात? इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के किया जाता है। उपयोग समझ में आया?